हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे बेटे आज हम। और इसमें हमारा टॉपिक क्या है, मेनली जो इसमें हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर, वर्गमूल के निशान के अंदर एक ऐसी संख्या डाल रखी होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और हमें सिद्ध करके दिखाना होगा कि वो जो संख्या है वो कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो जैसे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये वाला जो टाइप के क्वेश्चन है ना, वो हम कौन सी विधि से करेंगे, विरोधाभास विधि से करेंगे। विरोधाभास में क्या होता है, विधि में जो हमें प्रूव करना होता है ना, हम उसका अपोजिट, उसका विपरीत मान के चलते हैं। हमें पता है संख्याओं की दो कैटेगरी होती हैं, एक परिमेय और दूसरी अप्रिमेय। अगर कोई संख्या अप्रिमेय है तो परिमेय नहीं होगी, परिमेय है तो अप्रिमेय नहीं होगी। तो अप्रिमेय सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। तो हमने मान लिया कि जो वर्गमूल 5 है ना, जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको और कोई भी जो परिमेय संख्या होती है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू क्या होगा, नॉन जीरो। और पी और क्यू में कोई भी जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 4/8 है, तो 4 और 8 में कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 भी है, 2 से भी कट रहे हैं दोनों, 4 भी है दोनों में, 1 तो होता ही है ऊपर नीचे। तो कैंसिल आउट करो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 16 के क्या आया, ये 1/2। कट पिट के जो आया ना, ये कट पिट के इनमें अब कॉमन क्या, उभयनिष्ठ क्या है, केवल 1 है, 1 के अलावा और कोई भी नहीं है, केवल एक है जो इनमें कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ये परिमेय संख्या की, पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, समीकरण इसको आपने एक्सप्रेशन 1 कह दिया। अब एक्सप्रेशन 1 के दोनों और आपने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में वर्ग लोगे, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, राइट साइड में पी और क्यू के ऊपर वर्ग का साइन आ जाएगा, यहाँ से आर पार गुणा कर दे। तो जैसे यहाँ पे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 3 टुकड़े बना करके, गुणनखंड बना करके। ठीक है, तो इसमें 2 क्या 6 का एक गुणनखंड है, 3 भी क्या 6 का एक गुणनखंड है। ऐसे यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आपने आर पार गुणा की तो पी की पावर 2 किसके बराबर आ गया, 5 गुणा में क्यू की पावर 2 के। तो इसका मतलब जो 5 है वो पी की पावर 2 का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, और किसी 5 गुणनखंड है पी की पावर 2 का, तो इसका मतलब 5 गुणनखंड होगा, पी का भी होगा। इसको आपने एक्सप्रेशन क्या नाम दे दिया, स्टार नाम दे दिया। इसका मतलब पी को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा में सी, जहाँ सी क्या कोई भी एक पूर्णांक। 5 गुणा में जो सी लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे 30 है, 30 के टुकड़े बनाए आपने, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 को छोड़ के बाकी जो टुकड़े बच गए ना, 3 और 5 बच गए, उनकी जो गुणा आएगी उसको आपने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। वही बात यहाँ पर भी है, पी कोई एक संख्या है, उसका एक टुकड़ा तो 5 है, एक गुणनखंड। तो 5 के अलावा जितने भी और गुणनखंड बच गए ना, उनकी जो गुणा आएगी उस गुणा को आपने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर p किसके बराबर आ गया, 5c के इक्वल आ गया। अब समीकरण 3 से जो p की वैल्यू आ रही है ना, p का जो ये मान आ रहा है, इसको आपने कहाँ पे रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 सारे को लिखा है यहाँ पर मैंने, बस यहाँ पे जो ये p था ना, p की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 5c। पावर 2 को यहाँ पे अंदर लाए, सिंप्लीफाई किया, 25c की पावर 2, 5c 25 पे कट गया, यानी क्यू की पावर 2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 गुणा में c की पावर 2। तो समीकरण 4 से हम क्या कह सकते हैं, जो ये 5 है ये क्या हो गया, 5 क्यू की पावर 2 का एक गुणनखंड हो गया। इसका मतलब 5 गुणनखंड होगा क्यू का। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार क्या कह रहा था, 5 गुणनखंड है पी का। एक्सप्रेशन डबल स्टार क्या कह रहा है, 5 गुणनखंड है क्यू का। तो स्टार डबल स्टार को मिला के आप क्या कह सकते हो, जो 5 है वो कॉमन होगा, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, किसका, पी का भी और क्यू का भी, जो कि हमारे पास विरोधाभास आ गया समीकरण 1 से, एक्सप्रेशन 1 से। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 क्या कह रहा है कि पी और क्यू में तो कोई कॉमन गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो और ये वाली बात कब निकल के आई कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, ये वाली बात किस आधार पर निकल के आई, जब आपने ये मानना कि वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमने जो कल्पना की थी शुरू में कि परिमेय संख्या, वो हमारी गलत है। इस वजह से वर्गमूल 5 कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम में जैसे 5 की जगह वर्गमूल 7, 3, मान लो यहाँ पे वर्गमूल 3 होता तो सारी लाइनें बिल्कुल यूँ की यूँ आएंगी, तो 5 की जगह 3 आ जाएगा और 25 की जगह पे 3 का वर्ग क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सारा सवाल बाकी सारा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ना नोट है ये कि अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, दोनों को अगर आप क्या करो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या एक दूसरे से डिवाइड करो, यानी कि आप इसको ये कह सकते हो मिक्सचर बनाया आपने। मिक्सचर 2 अलग अलग क्वांटिटी का बनता है ना, तो आपने मिक्सचर किस चीज़ का बनाया, एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को दोनों में को अगर आपस में ऐड करोगे ना, जोड़ोगे, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। यानी देखो राइट साइड में यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा हुआ चारों जगह पे। ठीक है,
यानी कि दो, एक प्रीमिय और एक अप्रीमिय संख्या को आपस में चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे गुणा कर लो, चाहे एक को दूसरे से भाग दे दो, तो वो संख्या हमेशा क्या आएगी आपकी अप्रीमिय संख्या आएगी। इन नोट्स का मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमिय संख्या होगी, सिद्ध करो। तो इसमें जो वर्गमूल के साइन के अंदर आ रही ना वर्गमूल 5, पहले इसको अलग से क्या सिद्ध करके दिखा दोगे कि वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, एक अप्रीमिय संख्या है। फिर इस पूरी को अप्रीमिय कैसे दिखाओगे, फिर हम जानते हैं प्रीमिय संख्या की और अप्रीमिय संख्या गुणा करेंगे तो अप्रीमिय संख्या आएगी। 2 कैसी संख्या है, प्रीमिय। वर्गमूल 5 कैसी है, अप्रीमिय। तो नहीं, गुणा कितनी आ गई, अप्रीमिय आ गई। यानी 2 वर्गमूल 5 कैसी संख्या होगी, पूरी यहाँ तक अप्रीमिय संख्या होगी। 3 कैसी है, प्रीमिय। फिर 3 प्रीमिय, 2 वर्गमूल 5 है अप्रीमिय, दोनों को जोड़ रहा हूँ तो प्रीमिय अप्रीमिय का जोड़ हमेशा क्या होता है, प्रीमिय होता है। इस वजह से 3 जमा 2 वर्गमूल 5 कैसी संख्या आ जाएगी, अप्रीमिय संख्या आ जाएगी। इसी एक्सरसाइज का जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें प्रूव करना 1/वर्गमूल 2। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 आ रहा ना, पहले वर्गमूल 2 को अलग से क्या सिद्ध कर दो कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, आपकी अप्रीमिय संख्या है। फिर आप लिखो कि हम जानते हैं प्रीमिय संख्या को अगर हम भाग दें अप्रीमिय संख्या से तो क्या आएगा, अप्रीमिय। तो वहाँ से फिर लाइन लिख दो कि 1/वर्गमूल 2 कैसी संख्या आ जाएगी, आपकी अप्रीमिय संख्या आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे 7 वर्गमूल 5 है जैसे, तो पहला क्वेश्चन क्या था, किया आपने यहाँ पे कि जो वर्गमूल 5 है वो कैसी संख्या होती है, अप्रीमिय संख्या। फिर उससे आगे एक लाइन लिखनी है बस पहला क्वेश्चन करके कि हम जानते हैं 7 और वर्गमूल 5 इसमें गुणा में हम जानते हैं कि जो प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या की गुणा होती है वो अप्रीमिय संख्या होती है, इसलिए 7 वर्गमूल 5 कैसी संख्या हो जाएगी, अप्रीमिय। ऐसे ही थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। 6 क्या है, प्रीमिय संख्या। वर्गमूल 2 क्या है, अप्रीमिय संख्या। तो दोनों का जोड़ क्या आएगा, अप्रीमिय संख्या। ठीक है, तो जैसे थर्ड पार्ट अगर पेपर में आ जाए तो पहले ये सिद्ध कर दो कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या होगी, अप्रीमिय संख्या होगी। फिर उससे आगे एक लाइन लिख दो, हम जानते हैं प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या का जोड़ क्या होता है, आपका अप्रीमिय संख्या होता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज जो 1.3 आपकी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या आपकी एक्सरसाइज जो हमने 1.1 और 1.2 डिस्कस करी थी, तो उसमें कुछ रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो इसमें क्या है, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये इसने है ना एक ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर आपके पास कोई 2 इंटीजर हैं, जैसे यहाँ पे ये है कि मैं अगर मान लो 27 को अगर मैं भाग दूँ किससे, 5 से, यानी कि जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दोगे, अगर आपके पास 2 संख्या हैं और छोटे वाली संख्या से अगर आप बड़े वाली संख्या को भाग दोगे ना, तो आपके पास 2 संख्या और आएंगी। एक संख्या तो कहाँ पे आएगी, भागफल में, और एक संख्या कहाँ पर आएगी, शेषफल में। ठीक है, तो 5 पंजे 25, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भागफल क्या आ गया, 5 आ गया। भाजक क्या है, 5। भाज्य क्या है, 27। तो अब इन चारों में क्या रिलेशन है, भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल में। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है क्या इनमें, तो जैसे ये 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 5 की गुणा जमा में 2, 5 पंजे 25 और 2 27। यानी कि जो ये भाज्य है बेटे, ये किसके बराबर आ गया, भाजक और भागफल की गुणा जमा में शेषफल। यानी कि जो ये भाजक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हो रहा है, 27 है, 27 को मैं भाग दूँ अगर 7 से, 7 तिया 21, शेषफल कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे जो ये 27 है और जो यहाँ पे 6 है, 7 है, और जो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो 6 है, इन चारों में क्या संबंध है, तो जो 27 है ना वो होगा ना, ये वाला जो अंदर होगा जिसको आप भाग दे रहे हो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, भागफल और शेषफल की जो गुणा होगी जमा प्लस में जिससे भाग दे रहे हो वो। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन इसने बताया था यूक्लिड ने। ठीक है, और यहाँ पे जिसको भाग दे रहे हो अगर उसको आप ए नाम दे दें, जिससे भाग दे रहे हैं अगर आप उसको बी नाम दे दें। तो अगर आपके पास 2 पूर्णांक है, एक ए है और दूसरा बी है, तो ए को जब बी से भाग दोगे आप, तो आपके पास 2 पूर्णांक और आएंगे। एक पूर्णांक का नाम होगा क्या, वो शेषफल, भागफल, और दूसरे पूर्णांक का क्या नाम होगा, आर, शेषफल। ठीक है, तो इन चारों में क्या रिलेशन होगा, जैसे यहाँ पे 27 को भाग दिया 7 से, तो 27 जिसको भाग दिया वो किसके बराबर आया, 27 किसके बराबर आया, 7 और 3 की गुणा, 7 तिया 21 प्लस में 6, 27 बराबर 27। तो इस बात को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ कि अगर आपके पास 2 संख्या, एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, ए को आपने बी से भाग दिया तो एक आपके पास 16 हो गया, लास्ट में शेषफल भागफल आएगा। भागफल को क्या कह दिया आपने, क्यों, शेषफल को आपने क्या कह दिया, आर। और तो यहाँ पे जो ये ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी और क्यू की मल्टीप्लाई प्लस में आर। तो इन में चारों में क्या रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। और जो शेषफल आएगा ना उसका जो मॉडुलस होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और बी की वैल्यू से क्या होगा, छोटा। जैसे यहाँ पे आपने 27 को भाग दिया था 5 से, शेषफल की जो ये वैल्यू आई क्या आई थी, 2 आई। यहाँ पर दो क्या है,
5 से छोटी है। ऐसे यहाँ पे जब 27 को भाग दिया 7 से तो शेष फल क्या आया, यहाँ पे 6 आया, 6 भी क्या है 7 से छोटा। यानी जो शेष फल होगा ना, आर से दिखा रहे हो शेष फल को, वो जो बी का मान होगा मतलब जिससे भाग दे रहे हो उससे तो हमेशा छोटा होगा, और जो शेष फल होगा 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो ये जो रिलेशन आ गया ना आपका, ये रिलेशन क्वेश्चंस में आपका यूज होगा। रिलेशन भी याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे ए को भाग दिया बी से, 16 के कुछ ना कुछ भाग फलाएगा उसको क्यू नाम दे दिया, 16 के लास्ट में कुछ ना कुछ शेष फलाएगा उसको आर नाम दे दिया। तो जिसको भाग दिया गया ये जो ए है ये किसके इक्वल आएगा, बी और क्यू की मल्टीप्लाई प्लस में आर, बी और क्यू की मल्टीप्लाई प्लस में आर, ये रिलेशन आ गया। और जो आर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो बी का मान है जिससे भाग दे रहे उससे छोटा होगा। इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये अगर आपके पास ये और भी कोई दो पूर्णांक हैं, ठीक है, जहाँ पर बी किसके बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि 0 से भाग देना संभव नहीं है ना, तो आपके पास दो पूर्णांक और आ जाएंगे, क्यू और आर अस्तित्व में आ जाएंगे। और फिर इन चारों में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको केवल वो करके दिखाऊंगा। उसमें क्या करना है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना 225 को छोटी संख्या से भाग दे दो, 1 पे चलेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 225, बी की वैल्यू कितनी होगी 135, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, शेषफल आर की वैल्यू कितनी होगी 90। तो ए बी क्यू और आर में क्या रिलेशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी और क्यू की मल्टीप्लाई प्लस में आर, यानी जो 225 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 135 और 1 की गुणा प्लस में 90। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया आपने, ठीक है। फिर ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो शेष फल 90 आया है ना, इस शेष फल से भाग देना है अब आपको, किससे, जो पुराने वाला भाज्य था उसको 135 को। तो एक पे फिर चलेगा, यहाँ पे फिर कितना शेष फल आ जाएगा 45। तो एक बार फिर इसको अगर आप ए नाम दे दें, इसको अगर आप 90 को बी कह दें, 1 को क्यू कह दें और 45 को आर कह दें, इन चारों में ए इज इक्वल टू बी और क्यू की मल्टीप्लाई प्लस में आर, यानी कि 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणा में 1 प्लस में 45। फिर एक बार फिर 45 से फिर भाग दें आप किसको, जो पुराने इससे जस्ट पहले वाला जो था भाज्य उसको, तो 2 पे चलेगा। तो यहाँ पे शेष फल क्या आ गया आपका 0। तो इस 90 को आप क्या लिख सकते हो, 45 और 2 की गुणा प्लस में 0, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो जिस टाइम पे यहाँ पे आपका शेष फल 0 आ गया ना, इस टाइम पे यहाँ पे जो भाज्य है ना वही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF। यानी जिस टाइम पे यहाँ पे 0 बन गया ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस बात को। तो ये जो आ गया ना आपकी बी की वैल्यू, बी की जो ये वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन दोनों संख्याओं का HCF। जिस टाइम पे शेषफल 0 आ जाएगा उस टाइम पे जो बी होगा उस टाइम पे यानी जो भाज्य होगा वो। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बाकी पार्ट भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो या तो इस प्रकार का होगा 6q+1, या फिर इस प्रकार का होगा 6q+3, या इस प्रकार का होगा 6q+5, जहाँ क्यू क्या कोई भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, तो आपने मान लिया कि ये कोई भी क्या है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है, और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे जो क्यू के साथ गुणा में ना, वही आपने क्या ले ली, बी की वैल्यू ले ली। ये तो आपने मान लिया कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बी की वैल्यू आपने 6 ले ली। अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या और आ जाएंगी जिसमें एक भागफल होगा और एक शेषफल होगा। तो इन चारों में क्या रिलेशन होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यानी जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी और क्यू की मल्टीप्लाई प्लस में आर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके क्यू और आर 2 पूर्णांक और अस्तित्व में आ जाएंगे, इस प्रकार आ जाएंगे। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू प्लस में आर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, बी की वैल्यू किस तरीके से लेनी है आपने, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना क्यू के साथ वही ले लेनी है। और जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, और जो बी की वैल्यू 6 लिए उससे छोटा होगा। ये पूर्णांक होते हैं ना, 0 से राइट साइड में 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो 0 या 0 से बड़े 6 से कम, तो कौन कौन से बनेंगे इस लिस्ट में से, 0 या 0 से बड़े 6 से कम, 0 से लेके 5 तक बनेंगे। तो ये जो इक्वेशन समीकरण 1 है ना, उसमें आर की वैल्यू को एक बार 0 रखो, 6 के वो आ जाएगा। एक बार आर की वैल्यू को 1 रखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को आप इस तरीके से लिख सकते हो,
ठीक है। सम और विषम की बात नहीं करी मैंने। अगर मान लो सवाल ऐसे होता है ना, सिद्ध करो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार का होगा, 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3, 6 + 4, 6 + 5, तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है यहाँ तक आपका। लेकिन उसने कह दिया विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम संख्या, तो इनमें से छांट लो विषम संख्या कौन कौन सी हैं। 6 के तो 2 से भाग हो जाएगा ना, तो ये तो सम होगी। 6 के + 2 भी ये विषम, ये 6 और 4 सम संख्या, तो ये पूरा सम हो जाएगा। तो एक तो 6 के + 1, 6 के + 3, 6 के + 5, दिन के ऊपर मैंने टिक लगाया ना, इन 6 इनमें से आपने 3 निकाल लिए। तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार का होगा। मान लो पेपर में विषम शब्द की जगह पे सम होता, सम संख्या, तो फिर कौन कौन से आते, 6 के + 2 और 6 के + 4, ठीक है। और सम और विषम मेंशन ना कर रखे होते तो फिर ये 4 और 5 आ जाते, जो भी हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ना यहाँ पे जैसे पेपर में ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार का होगा, 2Q + 1, ऐसे भी हो सकता है कोई भी पूर्णांक। ऐसे भी हो सकता है 3Q, 3Q + 1, 3Q + 2, ऐसे भी हो सकता है 4Q, 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q, 4Q + 3, ऐसा भी हो सकता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5Q, 5Q + 1, 5Q + 2, 5Q + 3, 5Q + 4, तो यहाँ तक। तो यानी कि जो यहाँ पे क्यू के साथ आप गुणा कर रहे हो ना, जैसे ए किसके इक्वल होता है, BQ + में R, तो बी की यहाँ पे जो भी वैल्यू लोगे ना आप क्यू के साथ गुणा में, आर की वैल्यू उससे कम आएगी और सारे पूर्णांक आएंगे 0 से लेकर उस तक। जैसे यहाँ पे आपने बी की वैल्यू 2 ले ली, तो क्यू में पहले 0 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3Q लिखी है आपने पहले वाली, 3 है ना यहाँ पे, तो 3Q में 0 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। फिर जैसे यहाँ पे इस वाले में बी की वैल्यू 4 है, तो क्यू में एक बार 4Q में एक बार 0 ऐड किया, एक बार 1, 1, 2, फिर 3, मतलब जितनी यहाँ पे बी की वैल्यू से कम तक लेके जाना है। 5 है तो 5Q + 1, 5Q + 2, 5Q + 3, 5Q + 4। जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू 6 थी, तो देखो इतने सारे आ गए थे ये वाले, कि बी ये वाला फार्मूला होगा ना, 6Q + R को पहले 0 रखा, 6Q आ गया, इसमें R को 1 रखा, 6Q + 1, फिर 2 रखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इस तरीके से आ गए, ठीक है। इस टेक्निक का यूज़ होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वो HCF की एप्लीकेशन है, वो आप खुद कर लेना, उसमें HCF निकालना संख्याओं का। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध करना किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब पावर 2, वो या तो 3m या 3m+1 प्रकार का होगा, ठीक है। m क्या, कोई भी पूर्णांक। तो आपने मान लिया a क्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, और b की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे आपने 3, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या कह सकते हो, Q और R आ जाएंगे, Q भी आएगा और R भी आएगा, इस प्रकार आएगा। एक किसके इक्वल हो जाएगा 3Q + R के, और R की वैल्यू क्या होगी 0 0 से बड़ी, और जो यहाँ पे B की वैल्यू है उससे छोटी। तो जो ये समीकरण 1 है ना, उसमें पहले R को क्या, अब R क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो R की वैल्यू क्या होगी 0 0 से बड़ी, 0 1 2, ये होंगी ना R की वैल्यू, क्योंकि R की वैल्यू 0 0 से बड़ी, 3 से छोटी, तो 3 शामिल नहीं होगा। तो समीकरण 1 में R को पहले 0 रखो तो 3Q आ जाएगी A की वैल्यू, R को फिर 1 रखो, 3Q + 1 आ जाएगी A की वैल्यू, फिर R को 2 रखो समीकरण 1 में, ठीक है। तो A की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी। लेकिन इस क्वेश्चन में ना वर्ग, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताना कोई धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार का होगा, इसमें ये बताना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग लोगे ना तो वो इस प्रकार का होगा। तो वर्ग जैसे ये अगर A की वैल्यू अगर 3Q है तो यहाँ पे दोनों, और आपने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया, तो A² = 3Q की पावर 2, पावर 2 को अंदर लाओ, 9Q की पावर 2। अब देखो जो आपको सिद्ध करना है ना, उसमें m के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, तो 9 को तोड़ लो, एक 3 निकाल लिया बाहर और 3Q अंदर, और 3Q को आपने क्या नाम दे दिया m, तो A की पावर 2 किसके बराबर आ गई, 3m के बराबर आ गई। और ये यानी कि A क्या था यहाँ पे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक था, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपने क्या ला दिया, 3m ला दिया, ठीक है। सेकंड केस में अगर मान लो क्या होगी, A की वैल्यू क्या है 3Q + 1, R को अगर आप इसमें जो 1 रखोगे, फिर दोनों और फिर वर्ग ले लिया, सो यहाँ पे A + B की पावर 2 का फार्मूला खोला, A² + B² + 2AB, तो पावर 2 को अंदर लाओगे 9Q² + 6Q + 1। तो इन पहले दो टर्मों में से आपने क्या बार ले लिया, 3 बार ले लिया, क्योंकि आपको जो लाना ना आंसर उसमें 3 चाहिए, कौन 3 बार निकाल लिया पहले दो टर्मों में से, अंदर क्या रहेगा 3Q² + 2Q + 1, और इस 3 के साथ जो भी गुणा में होगा उसको क्या नाम दे देना है, यहाँ पे जो सिद्ध करना उसको देखो m नाम दे देना है। तो इस पूरे को आपने क्या कह दिया m, तो A की पावर 2 किसके इक्वल आ गई 3m+1 के, जहाँ पर आपने 3Q² + 2Q को क्या नाम दे दिया, m नाम दे दिया, ठीक है। तो सेकंड केस होगा। थर्ड में अगर मान लो A क्या है 3Q + 2 है, तो इसमें दोनों वर्ग ले लिया आपने, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मूला खोल दिया,
ठीक है यहाँ तक। फिर 9 क्यू उसके जो क्यू वाली टर्म में पहले वो इकट्ठा लिख ली प्लस 12 क्यू, और 4 को तोड़ के लिख लिया 3 + 1। तोड़ के क्यों लिखा? क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसमें 3m + 1, ठीक है, इसलिए तोड़ के लिखा। तो यहाँ पे इन पहले 3 टर्मों में से क्या बाहर ले लिया कॉमन? 3, अंदर ये रह गया। तो इस पूरे को आपने क्या नाम दे दिया? m। तो 3m + 1 बन गया, क्योंकि आपको क्या लाना है? 3m + 1 ये लाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप तीनों केसेस में आपने क्या देखा? किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का अगर आप वर्ग लें तो किस प्रकार का होगा? 3m या फिर 3m + 1 प्रकार का होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या करना है आपको? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब पावर 3, वो किस प्रकार होगी? 9m + 1 या फिर 9m + 8 प्रकार की होगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा आपको क्या पता क्या होगा? तो धनात्मक पूर्णांक आपने क्या मान लिया? a मान लिया। माना a क्या? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिडियन लेमा से आप क्या लिख सकते हो? एक को 3q + 1 3q + 2। यहाँ पे 9 लाना है ना, तो 9 अपने आप आ जाएगा बेटे। ये 3q + 1 3q + 2 कैसे आया? ये जो मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई थी ना कि 3q + 1 3q + 2 किसी भी धनात्मक पूर्णांक को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5q की में भी, 2q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3q की फॉर्म में लिखेंगे तो 3q + 1 3q + 2 रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख लिया हमने, ठीक है। तो 3 केस बन गए, 1 2 3। अगर एक का मान क्या है? 3q है, तो दोनों और क्या लेना है यहाँ पे? घन, क्योंकि घन सिद्ध करना है ना आपको। घन का मतलब पावर 3, तो यहाँ पे पावर 3 को अंदर लाओगे 3 3 होती है 27 क्यू की पावर 3। आपको लाना है क्या आंसर में? 9 लाना है। तो 27 को इस तरीके से तोड़ो कि 9 आ जाए, 9 × 3, तो 3q की पावर 3। 9 को छोड़ के बाकी जो बच गया इस पूरे को आपने क्या नाम दे दिया? m नाम दे दिया। तो a की पावर 3 9m आ गई, यानी कि a का घन क्या आ गया? 9m आ गया। सेकंड केस में अगर a क्या है आपका? 3q + 1 है, तो दोनों यहाँ पे भी घन ले लिया। a जमा b की पावर 3 का फार्मूला खोल दिया, a की 3 जमा b की 3 जमा 3a भी करोगे 9 क्यों हो जाएगा? 3q + 1। तो q वाली टर्म में कोई इकट्ठा लिख लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला स्टेप कैंसिल आउट कर दो। जो q वाली 2 टर्म में नहीं में से 9 बार ले लिया, और ये +1 नहीं होगा ये वाला। तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर बचा इसको आपने क्या नाम दे दिया? m। तो a क्यूब इक्वल आ गया किसके? 9m + 1 के। जहाँ पर आपने 3 की पावर q + 1 को क्या नाम दे दिया? m नाम दे दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या सिद्ध किया इस क्वेश्चन में? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन लें आपको किस प्रकार का होगा? 9m प्रकार का होगा या फिर 9m + 1 प्रकार का होगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 1.3 है वो कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी वाला बटन दबा दें आप, उससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत पता लग जाएगा। धन्यवाद।